हेलो एमर्स। तो चलिए आइसोमेरिज्म में हम अपने अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म का वो है होमोलोगस सीरीज। जिसको बोलते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी। तो अगर हम बात करें समजातीय श्रेणी की तो ये क्या होता है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने आईयूपीएससी के अंदर भी पढ़ा था। जब हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करने के लिए ये बातें देखी थी, यानी एक सीरीज़ बनाई थी जहाँ पे हम लोगों ने एल्केन, एल्किन और एल्काइन की बात की थी। और वहाँ पे हम लोगों ने फिर बाद में उसके अंदर चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट किया था। यहीं से स्टार्ट हुआ था बिल्कुल। तो आज भी हम वही पढ़ेंगे बट चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉड करके, क्योंकि अब हमारे अंदर थोड़ी जानकारी क्या हो चुकी है, एक्स्ट्रा आ चुकी है, जिससे हम इस होमोलोगस सीरीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो ये एक फैमिली है ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला छोड़िए, जनरल फार्मूला पहले लिखिए, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप, बट हैव difference of CH2 unit are 14 molecular weight in each consecutive compounds are member. So this type of series is known as homologous series. And member of this series is called homologous member. तो ये रहा इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन, और यही पूरी की पूरी बात को एक्सप्लेन करेगा। क्या मतलब है कि एक परिवार है किनका, कंपाउंड्स का, लेकिन ये किनका परिवार है, कंपाउंड्स का, लेकिन इन कंपाउंड्स के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि भैया इनका सेम GF होना चाहिए, जनरल फार्मूला, फिर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, फिर सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए क्या, इनका CH2 यूनिट, यानी इन सब में एक एक CH2 यूनिट का एक मतलब यूनिट लिख दिया तो मतलब एक एक का अंतर होना चाहिए, या 14 मॉलिक्यूलर वेट का हर कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स या मेंबर्स के बीच में। पूरा ऊपर गया, सिंपल बता रहा हूँ। सपोज कर लो, मान लो कि यहाँ पे पहला कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड है, फिर सेकंड कंपाउंड है, फिर थर्ड कंपाउंड है, फिर फोर्थ कंपाउंड है, ऐसे मैंने लाइन से लिख दिया। अब मैं इसको कॉन्जिक्यूटिव बोलूँगा, चूँकि नंबर ही हमारे कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए मैंने बोल दिया। अब इन चारों कंपाउंड के अंदर मतलब लाइन से जो लिखे हैं, ये चारों कंपाउंड लाइन से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सब में जो भी चीज़ें हैं वो सेम है। जो भी चीज़ें सेम होने का अर्थ बता रहा हूँ, जैसे इनका जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे एल्केन की कंडीशन में कि जो एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n।
+2। यानी अगर एल्केन है तो एल्केन का जो पूरा का पूरा कंपाउंड बना होगा ये इसी फॉर्मूले पे बना होगा, ठीक है, यानी इसी फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा होगा। तो ऐसा फॉर्मूला ही हमारा क्या होगा, जनरल फार्मूला। यानी इस दुनिया का हर एल्केन वाला कंपाउंड जो है वो क्या होगा, इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। तो ये इसका मतलब क्या है, उस पूरे एल्केन सीरीज के लिए एक जनरली है कि नहीं है, हर मेंबर के लिए जनरल फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। जनरल मतलब सबके लिए, तो ये सबके लिए हो गया, हर एल्केन के कंपाउंड के लिए सबके लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल फार्मूला। उसी तरीके से क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूले का, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब भैया वही चीज़ तो हो गई कि जैसे आप देखोगे, अगर देखो जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे अगर मैं इसके अनुसार चलूँ तो दूसरा मेंबर जो होगा मेरा वो क्या होगा, C2H6 होगा। अगला मेंबर मेरा क्या होगा, C4H मान लेता हूँ H10। यहाँ पे क्या होगा, मानना क्या है, C4H10। तो ये C2H4 C2H6 और C4H10, इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकाला जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है। इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन आया है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन आया है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, जैसे कि एम्पेरिकल फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या होगा, इसका भी आएगा 1:3। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 सेकेंड रुकेंगे, यहाँ पे CH3, हाँ बिल्कुल, इसका में C2H6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा, 2 दूना 4 2 6, यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे इसका कितना आएगा, C2H5, 4 दूना 8, यहाँ पे यार 2 दूना 4, 4 2 6, सही तो है ये C2H6, ओ सॉरी कंजिकेटिव के लिए मतलब C3H8 होगा, सॉरी। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे चल रहा होगा C3H8 और यहाँ पे C2H6, सॉरी मैंने C4 अगला उसके आगे भी ले लिया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि C2H6 यहाँ पे, C3H8 यहाँ पे है। अगर मैं देखूँ तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इतने का गैप आ रहा है। और अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यही तो है, सेम टू सेम नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, सेम टू सेम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कि जब मैं इसको ओपन करूँगा या यहीं पे रख दूँ तो इसमें भी एक मतलब कार्बन है और हाइड्रोजन है। और सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूले का अर्थ क्या है कि अगर ये एल्केन होगा, एल्केन का मतलब जो सेम जनरल फार्मूले से निकल के आता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होता है, सेम। या सिंपल में बात करूँ तो अगर ये सब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेके आया हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की गई है और एक चीज़ और सेम होता है इनका, DU, ठीक है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी यहाँ पे DU भी आएगा। तो एक फैमिली ऑफ कंपाउंड जिनके पास क्या होगा, सेम जनरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम DU और सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज का मेंबर बोलेंगे। लेकिन उनके पास क्या डिफरेंस होना चाहिए, उनके पास डिफरेंस होना चाहिए, किसका किसका डिफरेंस आएगा, क्योंकि मेंबर है तो पूरे फैमिली में मेंबर मतलब एक ही तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। तो हर फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर वो लगातार रखे गए, कंजिकेटिव है यानी एक के बाद एक आ रहे हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो CH2 का होना चाहिए। और यहाँ पे 14 मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि CH2 का मतलब जब आप 1 यूनिट कम करते मतलब एक यूनिट बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब 14 उनके मॉलिक्यूलर वेट में क्या हो रहा है, डिफरेंट भी आ रहा है। क्योंकि CH2 को भी आप मेजर करो तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए, और हाइड्रोजन का कितना होगा, तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, और 12 और 2 टोटल कितना हो गया 14, यानी CH2 का मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 14 है। सिंपल CH2 का डिफरेंस होता है, इसका मतलब 14 का यहाँ पे क्या होगा, 14 मॉलिक्यूलर वेट का यहाँ पे डिफरेंस भी देखा जाएगा हर कंजिकेटिव कंपाउंड या मेंबर के बीच में। तो इस टाइप की जो सीरीज बनेगी, अगर मैं लगातार इनको रख दूं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। और इनके जो मेंबर होंगे इस सीरीज के वो क्या कहलाएंगे, होमोलोगस मेंबर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो लगातार रखे गए हो तो ही वो होमोलोगस मेंबर कहलाएंगे। वो कहीं से भी हो, बस उस सीरीज के होने चाहिए। यानी सेम सीरीज के अंदर अगर जो मेंबर पाए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, ऊपर का सबसे उठा रहा हूँ या सबसे नीचे का, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोलोगस मेंबर कहलाएंगे। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस मेंबर्स की एक पूरी की पूरी ग्रुप होती है, एक फैमिली होती है, ठीक है। क्या क्या सेम होगा उनका, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, DU और फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है तो बाकी चीज़ें सेम होनी चाहिए, मतलब उनका DU सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और जनरल फार्मूला सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप दिया है तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बात एकदम अच्छे से डिफाइन कर लीजिए। अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया तो आगे आपको जस्ट जो पढ़ना है वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जो समझ में आया उसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं। यस और नो, हाँ या ना।
बिल्कुल। चलिए देखते हैं हम लोग। तो एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका क्या होना चाहिए, सेम। क्या क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल फार्मूला उसका सेम होना चाहिए, सेम जनरल फार्मूला से बना होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो CS2 का डिफरेंस होना चाहिए CS2 और 14 मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, इन ईच मेंबर, हर मेंबर के बीच में। अब हर मेंबर बोल रहा हूँ तो ईच कंसेक्यूटिव मेंबर की बात हो रही है, क्योंकि मैं ऊपर से उठाऊंगा और सबसे नीचे से उठाऊंगा तो जरूरी नहीं कि वो सेम होंगे, है ना, उनके बीच में तब डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ईच कंसेक्यूटिव मेंबर, ठीक है, इन ईच कंसेक्यूटिव मेंबर। यहाँ पे ध्यान देंगे, कंसेक्यूटिव की बात बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए C3 अगर मैंने H8 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि CS2 और 14 इन ईच कंसेक्यूटिव मेंबर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो CS2 या 14 का हर कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए C3H8 ले लिया और अगली बार ले लिया मैंने C5S12। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो क्या इनके बीच में, पहली बात तो क्या ये कंसेक्यूटिव है, नहीं है। जैसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 5 है, एक एक्स्ट्रा कार्बन है, यानी कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव नहीं है तो इनके बीच में गैप भी देख लीजिए कितने का है, 2, और यहाँ पे C2H4 का गैप है, C2H4 का गैप है, तो क्या कंसेक्यूटिव है, नहीं है, पहली बात। तो मॉलिक्यूलर वेट का भी डिफरेंस क्या होगा, 14 नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंसेक्यूटिव होते तो 100% इनके बीच में गैप कितना होता, CS2 और 14। जैसे C5S12 है, इसके जस्ट बाद वाला C6S14 आएगा। अब इसके अंदर अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना कार्बन एक्स्ट्रा हुआ है, सर 1 कार्बन, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुए हैं, 2, तो मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होगा, 14। तो कंसेक्यूटिव मेंबर रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे उनके बीच में डिफरेंस इतना रहेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो बस हमको करना क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर पकड़ना है, बस उसका ये देख लेना, जरूरी नहीं। अब देखो डिफरेंस वाला पार्ट जो है अब हमको नहीं देखना है, अब हमको सिंपल सेम वाले पार्ट को देखना है। भाई कोई भी स्ट्रक्चर है उसके पास क्या होना चाहिए, सेम जनरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम DU और सेम फंक्शनल ग्रुप। चारों चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। चारों चीज़ें अगर सेम मिल रही हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, होमोलोगस मेंबर कहलाएगा या होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। अब इसमें मैं आपको आगे समझाऊं तो देखिए, ये बातें जो होमोलोगस सीरीज के लिए बताई जा रही हैं वो स्पेशली किसके लिए बताई जा रही हैं, तो एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन के लिए बताई जा रही हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बताई जा रही हैं। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सीधा सीधा मतलब है कि हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के ही हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और कार्बन मिलाया गया तो मेरा बन गया हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये पूरी की पूरी चैन बनाएगा, यानी इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। और क्या होता है, इसी हाइड्रोकार्बन के साथ हमारा क्या ऐड हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या ऐड होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाऊं तो क्या बोलता हूं मैं, इसको बोलता हूं R और इसको बोलता हूं FG, हाँ या ना। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि जब मेरे हाइड्रोकार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो मैं इसको ऐड करता हूं R और FG, यानी R से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस FG को निकाल दें तो इस R के पास अकेले अकेले क्या होगा, सर इस R के पास अपना DU होगा, अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अपना जनरल फार्मूला होगा और डिफरेंस भी सब चीज़ें नजर आएंगी। यानी केवल अकेले हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो होमोलोगस सीरीज बनाई जा सकती है और बनाएगी भी गई है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये किसका है, हाइड्रोकार्बन का ही है। बस इनके साथ क्या ऐड हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है तब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उस सीरीज के अंदर मतलब जो भी हमारा स्ट्रक्चर है ये सेम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सेम होना चाहिए।
भाई समझे सर, मतलब अगर सिंपल एक मैं R ले रहा हूँ यानी एक हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ, उसकी होमोलोगस सीरीज बना रहा हूँ, तो उसमें हमेशा इस R का यानी जितने भी R आ रहे हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, फिर DU और जनरल फार्मूला, ये सब के सब क्या होने चाहिए, सेम। अगर सेम है तो क्या है, हमारा होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। लेकिन अगर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी कंटेंट है तो ये भी देखना जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप भी सभी के अंदर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब इससे क्या बेनिफिट होता है इसको समझा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसीलिए जरूरी है समझना। देखो जब हमारा फंक्शनल ग्रुप लग गया तब ये जो मेरा R है वो तब मेरा एल्किल कहलाएगा, एल्काइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। और ये तब मेरा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको भी पता है कि फंक्शनल ग्रुप जब किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं सिर्फ हाइड्रोकार्बन की, तो अगर मान लीजिए एक होमोलोगस सीरीज है, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अगर एक होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं, यानी हाइड्रोकार्बन की मैंने एक होमोलोगस सीरीज बना दी, सिंपल मैंने एल्केन पकड़ा, जितने हाइड्रोकार्बन है सब एल्केन वाले हैं, तो इनका फायदा ये होता है, या होमोलोगस सीरीज हम क्यों बनाते हैं, इसका कारण ये होता है ताकि हम ये जान पाएं कि जितने इसके अंदर आए हैं बारी बारी ना आइडेंटिफाई करना पड़े, एक को पकड़ूं सबकी प्रॉपर्टी वैसे ही हो, ठीक है। या सिंपल बोलूं तो अगर एक होमोलोगस सीरीज के जितने मेंबर होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, मेंबर उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, प्रॉपर्टी सेम होती है। ये बात आप समझेंगे। होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर मौजूद होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, लेकिन कब तक, जब तक कि फंक्शनल ग्रुप ऐड ना हो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, कितने लोगों को पता है फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और कितने लोगों को पता है केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि एक हाइड्रोकार्बन यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं एल्केन की बात करूं, अगर उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उन सब में जितने भी मेंबर आए हैं, जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, इस अनुसार मतलब यहाँ पे मैं बारी बारी करूँ तो n=1 रखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, n=2 रखूँगा तो C2H6 आ जाएगा, n=3 रखूँगा तो फिर आ जाएगा C3H8, n=4 रखा तो C4H10, n=5 रखा तो C5H12, n=6 रखा तो C6H14, ऐसे चल रहे हैं। ये सब के सब क्या हैं सर, ये होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में वो सेम क्राइटेरिया फिक्स हो रहा है, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम DU है। DU भी निकालिए, सबका क्या आएगा, सेम। DU निकालने आ ही रहा होगा आपको, बिल्कुल। और इनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सिमिलरिटी देखनी नहीं है। बाकी हर मेंबर के बीच में गैप कितना है, CH2 का है, और सबके बीच में जो मॉलिक्यूलर वेट का गैप है वो भी कितने का है, 14 है। तो ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सब के सब मेरे होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, यानी होमोलोगस सीरीज है। तो अगर मैं CH4 को पकड़ूं तो CH4 का जितना मेल्टिंग पॉइंट या सिंपल लिख देता हूं MP, और जितना बॉइलिंग पॉइंट यानी इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी जितने पे इसको गर्म किया जाए तो भाप बन जाएगा, और जितने पे इसको टेम्परेचर दिया तो ये क्या हो जाए, मतलब टेम्परेचर कम करते जाओ तो मेल्ट हो जाएगा, सॉरी कम ज़्यादा करते जाओ तो मेल्ट हो जाएगा। तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसके भी, इसके भी, और इसके भी, और इसके भी, और इसके भी, हर मेंबर के लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबका लगभग सेम होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। ये फ़ायदा होता है होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। यानी इसमें जो भी लोग आते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, सेम। लेकिन सर ये जो बात आप कर रहे हो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। यानी क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, सबकी सेम, दिखने में सेम टाइप के होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अच्छा, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, DU डिफरेंट होगा। देखिएगा यहाँ पे पहली बात तो ये है कि इसमें कहीं भी एल्केन के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे DU हम क्या करेंगे निकाल के, DU सबका 0 होगा, DU 0 है क्योंकि अनसेचुरेटेड है ही नहीं। पहली बात तो ये है, क्योंकि एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्डेड है, तो यानी सब सेचुरेटेड है, तो DU क्या है यहाँ पे 0 है। तो अब इस चीज़ के लिए आप कभी परेशान मत होइए कि इसका DU चेंज होगा, ठीक है। फिलहाल में समझिएगा मेरी बात को, यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी, किसी के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, किसी के साथ
नया मेटल बनाने की सॉरी नया मेटल या नया सब्सटेंस बनाने की टेंडेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है कि भैया ये टूटेंगे तो आयन बनाएंगे, या टूटने के बाद ये क्या करेंगे, या किससे जुड़ेंगे किससे नहीं जुड़ेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल। ठीक है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो जब तक इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा होगा तो CH4 जैसे किसी के साथ रिएक्ट करता है वैसे C2H6 भी रिएक्ट करेगा, वैसे ही C3H8 भी रिएक्ट करेगा, वैसे ही C4H10 भी रिएक्ट करेगा, वैसे ही C5H12 भी रिएक्ट करेगा। लेकिन जो ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उस पूरे हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाती है किसके पास, फंक्शनल ग्रुप के पास। इसका मतलब भाई सिंपल समझो कि ये जो हाइड्रोकार्बन जो पहले एल्केन था, उस एल्केन के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया तो एल्केन के पास जो पहले दोनों जिम्मेदारी थी कि भैया हम केमिकल किसी के साथ जुड़ेंगे कैसे, वो सबका सेम होगा, या हम अपने आप को मेल्ट कितने पॉइंट पे करेंगे, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा कितना है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, वो सबका सेम था। वो अब किस पे चला गया है, लेकिन सिर्फ क्या गया है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी अभी भी किसके हाथ में रहेगी, इनके हाथ में। यानी एक मेटल या एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड कैसे दिखेगा, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो तो इन हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये किसी से रिएक्ट कैसे करेंगे वो किसके ऊपर चला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एल्किल ग्रुप है, यानी जो एल्केन हो गया, एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जो है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, उनके पास किसकी पावर रहेगी, केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की। यानी ये सब के सब क्या निर्धारित करेंगे कि एक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या अब निर्धारित करने लगेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। यानी अब इनके हाथ में आ गए कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे किसी के साथ। समझ में आई बात? अब आगे समझते हैं हम लोग इसको और अच्छे से। तो यानी मैंने जितनी बातें बोली है वो आप समझ लीजिए कि अगर एक हाइड्रोकार्बन है सिंगल है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन के हाथ में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों है। यानी एक होमोलोगस सीरीज के अंदर अगर केवल हाइड्रोकार्बन की है तो इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी, सभी मेंबर्स की। यहाँ पे सबकी क्या होगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो शिफ्ट हो जाएगी प्रॉपर्टी किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। यानी केमिकल प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, फंक्शनल ग्रुप के पास। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना, आगे जाके फिर इसी पे काम करना है हमको। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायित्व तो ले लेंगे। यानी किसी के साथ हमको जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, किसी के साथ रिएक्शन करना है तो कैसे करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हाइड्रोकार्बन देखेंगे। अब बहुत मैंने इसके बारे में स्पीच दे ली, अब मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ तो हमको पता है होमोलोगस सीरीज बहुत सारे तब बनेंगे ऐसे करके, मतलब सेम फैमिली अगर बनाई जाए तो सबकी अलग अलग बहुत सारी फैमिलीज बनेंगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फैमिली बनाता हूँ, जैसे देखिएगा, यानी कुछ सीरीज का मतलब कुछ कंपाउंड्स की फैमिली बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एल्केन की, अभी जस्ट देखा गया है एल्केन। सेकेंड नंबर पे हम क्या देख सकते हैं, एल्कीन। थर्ड नंबर पे क्या देख सकते हैं हम लोग, एल्काइन, देख लिया। उसके बाद फिर क्या आ जाएंगे हम लोग, किस पे आ जाएंगे, एल्कोहल पे आ सकते हैं, एल्कोहल। फिर उसके बाद क्या आ सकते हैं हम लोग, यहीं से ईथर। फिर ऐसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही हम लोग सल्फोनिक एसिड, ऐसे ही हम लोग फिर एमाइड, एमाइन, इन सब का क्या बना सकते हैं, अपना एक फैमिली बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सबके पास ये कहानी चलेगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, तो ये हर फंक्शनल ग्रुप अपनी एक फैमिली बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और ये बनाएंगे कैसे, तो इस बड़े इंपॉर्टेंट बात को समझना जरूरी है। एक्चुअल में ये किनके साथ जुड़ जाएंगे, इनके साथ। इनमें भी ये किसके साथ जुड़ेंगे, इनके साथ। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ, मतलब देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे मैंने बोला कि इनके साथ जुड़ के, मतलब इन तीनों के साथ कोई क्या जुड़ गया, फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो अपनी फैमिली बनाते जाएगा। जैसे एल्केन के साथ सेम फंक्शनल ग्रुप बना, जैसे ऐसे समझिए, पहले एल्केन की फैमिली बनाता हूँ मैं। एल्केन की अगर मैं फैमिली यहाँ पे निर्धारित करूँ तो मेरा पहले तो जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो CnH2n+2, एल्किन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2 होता है। अब मैं यहाँ से अगर बनाऊँ इनके सीरीज के मेंबर्स को तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा सर सबसे पहला, अगर मेरा n 1 है तो n यहाँ पे 1 रखिए, तो C1
और 2 1 जा 2 और 2 + 2 कितना हो गया 4। तो अभी जस्ट निकाला गया CH4 बनेगा। N2 है तो C2H6 बनेगा। N3 है तो C3H8 बनेगा। N4 है C4H10 बनेगा। N5 है C5H12 बनेगा। ऐसे ही चलते जाएगा। ऐसे यहाँ पे आके देख लो, यहाँ पे देखोगे एल्किन वाले कंडीशन में तो n = कितना है 1 है, तो n = 1 पे ये कोई कंपाउंड नहीं देता है। n = 2 पे अगर देखोगे तो n = 2 पे आपको क्या मिलेगा C2H4 मिलेगा। n = 3 पे देखोगे तो C3H6 मिल जाएगा। n = 4 पे देखोगे तो C4H8 मिल जाएगा। n = 5 पे देखोगे तो C5H10 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चलते जाएगा। ऐसे एल्काइन वाले में देखेंगे हम लोग तो n = 1 पे ये भी कुछ नहीं देता है, यानी कोई कंपाउंड नहीं है इसका एल्काइन का। और यहाँ पे n = जब 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 - 2 NC2H2। ठीक है, फिर n = 3 पे कितना मिलेगा हमको, तो C3H4 सॉरी तो यहाँ पे 3 2 जा 3 जा 6 - 2, हाँ सही है, C3H4 बनेगा। n = 4 पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C4H6। n = 5 पे देखोगे तो C5H8 होगा। ऐसे ही चलते जाएगा ये। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो एल्केन होता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, और एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ठीक है ना, यानी कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये कहानी चल रही होती है बिल्कुल। ठीक है, और ये सब के सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है, यानी सब के सब होमोलोगस मेंबर हैं और ये पूरे के पूरे मिलके होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। ये अलग एक सीरीज बना रहा है, ये एक अलग सीरीज बना रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। DU क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे DU नहीं मिलेगा, यहाँ पे DU मिलेगा, यहाँ पे DU मिलेगा। इन सबका DU 1 होगा, इन सबका DU क्या होगा 2 होगा। ठीक है, सबका आप चेक कर लो बारी बारी। ओके, अब आता है अल्कोहल और ईथर का। तो ये भी फैमिली बनाते हैं, ये भी अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ये भी एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। जैसे CH4 है तो सपोज कर लो CH4 है। CH4 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं अगर करूँ तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H है। मान लो सपोज कर लो कि मैं एक H को हटा के यहाँ पे डायरेक्ट क्या बना दूँ OH, तब क्या बन गया, ये अल्कोहल ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया, हाँ या ना। सिंपल तो चल रहा है ना भाई, यही तो हुआ है कि भाई देखो CH4 था, उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया OH, काम खत्म। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा C2H4 है, C2H6 अगर मैं करूँ तब क्या होगा, सर 2 कार्बन है, इनके साथ 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन जोड़ दिया, दे दिया। अब ये हमारा क्या एल्केन है, लेकिन इसी में से एक H को हटा के मैंने क्या डाल दिया, OH डाल दिया। अब मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा अल्कोहल ग्रुप, क्योंकि OH आने का मतलब अल्कोहल ग्रुप। देखिए मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने IUPAC नहीं पढ़ा है, जो पूरा लेक्चर है, तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वही सब चीज़ें यूज करूँगा। अब मैं यहाँ पे फिर से आपको ये समझाऊँ कि अल्कोहल क्या है, और अल्कोहल के लिए सिंबल OH है, तो फिर आप फंसे रह जाएंगे। ईथर क्या होता है, तो ईथर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए आप फंसे रह जाएंगे। ठीक है ना, तो आप पूरा प्रयास करिए, सबसे पहले उसको देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, पूरा समय हमारा है, आराम से आप करते जाइए, फिर यहाँ पे आइए, फिर देखिए आप इसको। तो देखिए अल्कोहल के लिए हम लोग OH रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया। अब ईथर के लिए कहानी समझ लो, तो ईथर की भी कहानी में कुछ चेंज नहीं होता, बस ये O कहाँ चला आएगा, बीच में, यानी यही सेम कहानी रहेगी। देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर बीच में क्या आ गया O, और बाकी सेम के सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है या ना। तो अगर मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन में देखूं, तो ऑब्जर्वेशन में ये दिखाई दे रहा है मुझे कि अभी भी मेरे पास क्या है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो पहले मेरा CH4 था, लेकिन अब ये हट गया, तो इसका मतलब CH3OH हो गया था, यही हो गया था। यहाँ पे देखा जाए C2H6 था, C2H6 को हटा के मैंने क्या कर दिया सर, C2H5OH बना दिया। अच्छा इस वाले को देखा जाए तो इस वाले में क्या है सर, CH3 है, फिर O है, फिर CH3, अगर पूरे को ऐड करूँ तो क्या बन गया C2H6O, हाँ या ना। थोड़ा सा अब मैं पूरे को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या इसके अंदर कितने कार्बन है, अगर मैं पूरे को समराइज करूं तो एक्चुअल में CH4O लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ या ना। अच्छा मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा सर, यहाँ पे लिखूंगा C2H6O, हाँ या ना, और यहाँ भी लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ C2H6O। क्या सोच पा रहे हो, चलो इसको मिटा देते हैं, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इन दोनों में। देखो क्योंकि दोनों C2H6O है, यहाँ भी C2H6O है। पहली बात तो C2H6 आ रहा है, जो C2H6 क्या है सर, हमारा सेकंड मेंबर है किसका, एल्केन का, तो सर C2H6 आ रहा है, बस यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है O। फिर यहाँ भी देखा जाए तो C2H6 आ रहा है, जो एल्केन का सेकंड मेंबर है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, ऐड O हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ईथर, हाँ या ना।
तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यहाँ पे ये समझ में आ रहा है सर कि एक्चुअल में ये जो दोनों के दोनों बनाते हैं अपनी फैमिली, ये दोनों के दोनों फैमिली अपनी बनाते हैं, तो एक्चुअल में कुछ नहीं करते हैं सर, एल्केन में बस ओ जोड़ दे रहे हैं, है ना। एल्केन की सीरीज में ओ जोड़ते जा रहे हैं, अपनी फैमिली बना रहे हैं, है ना। यानी एल्केन का अगर फार्मूला, मतलब इनका जनरल फार्मूला तब मैं निकालूं तो क्या होगा, तब तो इनका जनरल फार्मूला कुछ ऐसा होगा कि सर एल्केन का क्या होता है, CnS2n होता है, +2 लिखता हूं एल्केन के लिए, फिर उसके बाद क्या कर दूंगा, ओ ऐड कर दूंगा। देखना ये O 2 के साथ नहीं ऐड होगा, +O है, ठीक है। CnS2n +O, कितनी बार O ऐड करोगे, N लगाऊंगा मैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ठो O ऐड करना है यहाँ पे, और इनकी फैमिली बनती जाएगी, है ना। यानी एल्केन में बस O जोड़ते जाना है, तो अल्कोहल की भी फैमिली बन जाएगी और ईथर की भी। ध्यान देंगे अल्कोहल और ईथर का क्या सेम होता है, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला अल्कोहल और ईथर का क्या होता है, सेम, इसीलिए मैंने उसको लिखा है। तो याद रखेंगे अल्कोहल ईथर का जनरल फार्मूला सेम होता है, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है, दोनों की होमोलोगस सीरीज सेम होती है। इसी चीज़ को तो समझाना है मुझे। मैं एक्चुअल में आपको क्या समझाया हूँ भैया, जनरल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, DU सेम हो, और उसके बाद उसके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें सब कुछ नजर आएगा आपको सेम। क्या नजर आएगा, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट भी समझ में आ जाएगा आपको, DU भी समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों अलग अलग है। अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और ईथर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसी कारण क्या है, ये अलग अलग सीरीज के मेंबर हैं, यानी ये अलग सीरीज बनाएंगे और ये एक अलग सीरीज बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम्पल में होमोलोगस सीरीज को दिखाना हो तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि देखिए सब कुछ सेम नजर आ रहा है। CS2 का डिफरेंस भी आएगा दोनों मेंबर्स के बीच में, ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, तो दोनों के मेंबर्स, एक तो सबसे पहली बात इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नजर आएगा, जनरल फार्मूला सेम है ना, मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा, है ना। लेकिन CS2 का गैप भी आपको नजर आएगा, 14 का गैप भी नजर आएगा सभी मेंबर्स के बीच में। बट प्रॉब्लम क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये अलग फंक्शनल ग्रुप का है और ये अलग फंक्शनल ग्रुप का है। तो इसका मतलब एक भी क्राइटेरिया अगर आपका मैच नहीं खा रहा है तो वो होमोलोगस सीरीज सेम नहीं हो सकते, यानी दोनों के दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं हो सकते। दैट मीन्स यहाँ पे C2H6O और यहाँ पे C2H6O दोनों सेम नहीं है, यानी दोनों होमोलोगस मेंबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इस C2H6O के अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है और उसके अंदर C2H6 के अंदर हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप में है। और जाने अनजाने में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम यहाँ पे ढूंढा, और वो प्रॉब्लम ये है कि सर इसका मतलब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब बहुत ऐसे हमको क्या नजर आएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नजर आएंगे जो सेम होंगे, लेकिन उनके अंदर कहानी क्या होगी, चेंज। और इसी को हमको पढ़ना है क्योंकि चैप्टर ही इसी पे बिलोंग है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा चैप्टर बना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक्चुअल में सॉल्व भी इसी को करता है कि भैया मान लो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं, सेम है, लेकिन जब उनका स्ट्रक्चर निकाला गया तो ये देखा गया कि वो अलग अलग है। देखो इसका स्ट्रक्चर मैं पहले अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप समझ पाइए। तो C2H6O है, तो इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, C फिर यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे OH फिर यहाँ पे बाकी 2 HH। जबकि फिर मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ C2H6O का तो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि यहाँ पे O फिर इधर C फिर इधर भी C, यहाँ पे भी 3 जगह हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तीनों जगह हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का स्ट्रक्चर देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो एक्चुअल में ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, आइसोमर्स। आई बात समझ में। तो आइसोमर्स यानी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ओके, तो प्रॉब्लम हमको लग रहा है आइडेंटिफाई हो चुकी है आपके माइंड में कि क्या करना है हमको आगे। तो आइसोमेरिज्म हम क्यों पढ़ते हैं ये भी समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, चूंकि होमोलोगस सीरीज दिया गया है तो होमोलोगस सीरीज से ही हम इन चीज़ों को समझेंगे ना, इसीलिए होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर होमोलोगस सीरीज टॉपिक नहीं डाला होता तो ये बातें ही नहीं आती। अगर ये बातें नहीं आती तो हम प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो फिर हम आज चैप्टर कैसे पढ़ते, है ना, फिर चैप्टर की शुरुआत नहीं हो पाती। तो एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज से ही हमको चीज़ों को निकालना है। अब आई थिंक होमोलोगस सीरीज के बारे में आपके अंदर उतना ज्ञान आ चुका है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये हमारा होमोलोगस मेंबर होगा कि नहीं होगा।
बस हमको क्या करना है, अब हमको स्ट्रक्चर देगा भाई, सिंपल कोई स्ट्रक्चर दे दिया, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, अब हमको उसको पकड़ना है और पकड़ के ये चेक करना है कि होमोलोगस मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, क्या होमोलोगस सीरीज से ये आइडिया हो गया भैया कितने लोगों की फैमिली बन सकती है, मल्टीपल लोगों की फैमिली बन सकती है। ऐसे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं सब अपना अपना फैमिली मेंबर बनाएंगे, ये अपना अलग तैयार करेगा अल्कोहल, ईथर अपना अलग तैयार करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना अलग तैयार करेगा, तो बहुत सारी फैमिलियाँ बनेंगी। ठीक है, बस हमको याद क्या रखना है, वो अपना फर्स्ट कंडीशन क्या, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला DO एंड FG सेम है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब कुछ बातें हमको समझ लेनी चाहिए और वही समझ लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2-3 बातें हैं, वो सबसे पहली प्रमुख बातें आप समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल दिया हो, सेकेंडरी अल्कोहल दिया हो और टर्सरी अल्कोहल दिया हो, मतलब हमको कोई स्ट्रक्चर दे रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो आया है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और फिर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। मन में डाउट आना चाहिए आपके, बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आएगा। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जब मेरा अल्कोहल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, जब मेरा अल्कोहल सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हो, टर्सरी अल्कोहल मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हो। यही आपके माइंड में चलते आया है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करिए। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, समझिए ध्यान से। ये है OH, OH को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, और OH के पास क्षमता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाने की, है ना। तो भाई एक क्वेश्चन है मेरा कि कैसे ये डबल बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है? अच्छा, लोन पेयर से, लोन पेयर से किसी के साथ जुड़ जाए तब ये अल्कोहल कहाँ रह जाएगा भाई? ठीक है, तब तो ये बताइए साइनाइड और आइसोसाइनाइड अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? अगर ऐसी कैपेबिलिटी होती तब हम वहीं से काम कर लिए होते। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड सेम थोड़ी ना होते हैं। यहाँ पे आप केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हो, यानी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो। केमिकल रिएक्शन अगर आपने तरीका चेंज किया तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। समझ आई बात? तो ध्यान से समझिएगा, जो OH होता है, अगर सिंपल मान लेते हैं कि एक कार्बन से जुड़ा होने का अर्थ है कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा ये, तब मेरा प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। मतलब एक OH जुड़ा हुआ है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक OH है और यहाँ भी एक OH आ गया, तब क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मान लीजिए एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे है, तब क्या हो गया ये, यानी एक कार्बन को 3 ओर से किसने घेर लिया है, अल्कोहल ने, तब ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। अगर एक ही कार्बन से दो अल्कोहल मतलब जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी, और एक ही अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। क्लियर है? अब यहाँ पे बात समझिएगा हमारी कि अगर हमको कोई स्ट्रक्चर ऐसा दे रहा है कि जिसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल हैं, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि तीनों के तीनों अल्कोहल जो होंगे वो सेम माने जाएंगे। सेम मतलब होमोलोगस सीरीज के मेंबर माने जाएंगे। यानी हमको एक स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया जिसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा स्ट्रक्चर दे दिया सेकेंडरी अल्कोहल वाला, तो अगर हमसे पूछेगा कि ये बताइए क्या ये होमोलोगस मेंबर हैं, अभी हम क्या चेक करने जा रहे हैं, होमोलोगस मेंबर्स को, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि ये सेम माने जाएंगे। ठीक है? जबकि अगर हमारे पास एमीन आ गया, ठीक है, NH2, तो हमारे पास एमीन की भी कहानी अलग है। हमको पता है कि एमीन क्या होता है आपका। एमीन अगर मान लीजिए आपका प्राइमरी एमीन है, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन है ना, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड किया है नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ। सेकेंड डिग्री एमीन का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है किसने, मतलब 2 कार्बन के साथ नाइट्रोजन हमारा जुड़ा हुआ है। और थर्ड डिग्री एमीन का मतलब तीनों ओर से कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन, हमारा। ठीक है, तो ये 3 डिग्री वाला एमीन है। अब इसमें कहता है कि भैया अगर ऐसे आपको कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें 1 डिग्री एमीन है और दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें सेकेंड डिग्री एमीन है, तो या तीसरा वाला स्ट्रक्चर दिया है जिसमें 3 डिग्री एमीन, 3 स्ट्रक्चर दिया गया। अगर बोल दिया गया कि तीनों है, ये बताओ ये तीनों होमोलोगस मेंबर हैं,
तो आप तुरंत बोल देंगे नहीं, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारे लिए होमोलोगस मेंबर नहीं कहलाएंगे। 1 डिग्री अमीन है तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, अगर 1 डिग्री अमीन होगा फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तभी हम क्या मानेंगे उसको, होमोलोगस मेंबर मानेंगे। अदरवाइज अगर एक स्ट्रक्चर में मतलब एक मेंबर है जिसके पास 1 डिग्री अमीन है, दूसरा मेंबर है जिसके पास 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है, तो इसका मतलब वो आपस में क्या नहीं होंगे, होमोलोगस मेंबर नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात, जैसा कि आपने अल्कोहल की बात की, तो अल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH, है ना। अब ये OH किसी के साथ जुड़ा होगा, एक बात समझिएगा, OH जुड़ने का मतलब आपको एक बात और समझा दूं, जैसे OH जुड़ जाता है, अगर आपको पता होगा बेंजीन के साथ, है ना, तो बेंजीन के साथ यदि अल्कोहल जुड़ गया तो इसका मतलब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, जब हमारे बेंजीन के साथ अल्कोहल जुड़ जाता है। और नॉर्मली अगर मान लीजिए अल्कोहल जुड़ गया तब, जैसे मान लीजिए हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन में कुछ इस तरीके से जुड़ गया, ये मान लीजिए C है, C के साथ फिर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये OH है, ये अल्कोहल है, और ये क्या है, फिनॉल है। यानी ध्यान देंगे, जब मेरा OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ेगा तब उसको फिनॉल बोलेंगे, और अगर नहीं डायरेक्टली जुड़ा है तब वो क्या होगा, हमारा अल्कोहल। पहले ये ध्यान देंगे कि ये बेंजीन है, ठीक है। तो अल्कोहल और फिनॉल भी सेम स्ट्रक्चर, सेम होमोलोगस मेंबर नहीं कहलाएंगे, मतलब ये होमोलोगस मेंबर नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि अल्कोहल के मेंबर्स और फिनॉल के मेंबर, सॉरी फिनॉल कह रहा हूँ, बेंजीन के मेंबर्स वो सेम के सब क्या होंगे, होमोलोगस मेंबर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, जबकि फिनॉल क्या है, एक क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक जब अल्कोहल जुड़ जाता है तब उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो बेंजीन का अलग कहानी है, अल्कोहल की अलग कहानी है, ये अपने आप में भी क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। तो आई होप अब आप होमोलोगस मेंबर को चूज कर सकते हैं, है ना। तो देखा जाए कैसे होमोलोगस मेंबर आपको दिखेंगे और कैसे आप पहचानेंगे उनको कि ये होमोलोगस मेंबर हैं कि नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको मिटाता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करें और सॉल्व करते हुए अपने आइडियोलॉजी को लगा पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको दिए गए हैं, ये बताइए कि क्या ये होमोलोगस मेंबर हैं अथवा नहीं है। बस हमको अपने जानकारी के अनुसार जितना भी हमारे पास ज्ञान है उसको लगा के हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये है, अगर मैं इसको देखूँ तो इस वाले और इस वाले के अंदर ध्यान से देखेंगे डिफरेंस। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, ये एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, कुछ नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन है। इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, 2। इसके पास कितना होगा, 2। इसके पास कितना होगा, 2, क्योंकि 2-2 से बनाया है तो बाकी 2-2 हाइड्रोजन है। यानी यहाँ पे CH2 CH2 CH2। अब ये CH2 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 अगर मैं ऐड कर दूँ तो कितना हो गया, C3H6, ठीक है। अब इस वाले के पास आऊँ मैं, तो इस वाले की कहानी देखूँ तो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और कुछ नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी है। यानी यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो कितना बनेगा हमारे पास, C5H10, है ना। क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि ध्यान से देखा जाए तो कितने का गैप है इनके बीच में, सर C2H4 का, है ना। और C2H4 का मतलब ध्यान से समझेंगे, जो गैप आया है C2H4 का जो गैप आया है, क्या ये CH2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। अगर CH2 से डिवाइड हो जा रहा है, अगर CH2 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, CH2 आ रहा है नहीं आ रहा है, डिवाइड कर दिया जा रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर डिवाइड कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया गया है तो आप इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना। क्या करना, ये सबसे पहले उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना और उनके बीच में गैप देखना। गैप देखने के बाद आप सिंपल देख लेना कि गैप कितने का आ रहा है और उस गैप में CH2 से डिवाइड कर देना। अगर गैप डिवाइड हो जा रहा है CH2 से तो सीधा अर्थ क्या है, होमोलोगस सीरीज है। क्योंकि अगर CH2 अब डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे कई लोगों को समझ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे था C2H4 का गैप, है ना, C2H4 का गैप था बिल्कुल, और मैं CH2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो CH2 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से 2 काट दिया तो यहाँ पे मान लो सपोज कर लो 5 भी बचा तो भी यहाँ पे हो जाएगा। CH2 से H5 कटा तो 3 बच ही गया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल वे में कि कितनी बार में, मतलब इसको तोड़ो तो CH2 आ रहा है क्या, बस सिंपल बात ये है। यहाँ पे CH4 था ना तो इसको मैं लिख सकता था ना CH2 इंटू CH2, यानी CH2 और यहाँ पे क्या है CH2। अब CH2 से CH2 कट के क्या आ गया, CH2 आ गया कि नहीं आ गया।
सिंपल कहने का मतलब ये होता है, ये जो तरीका है बड़ा ब्रॉड है, अगर बेसिक समझ है आपके पास तो यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हो, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको, जैसे समझिएगा C2 या सिंपल C5H12 और यहाँ पे है हमारे पास C8H18, ठीक है, CH818। अब इसके अंदर अगर मैं गैप देखूं तो गैप कितने का आ रहा है सर, C3 का आ रहा है और फिर कितने का आ रहा है S6। क्या ये CS2 से डिवाइडेड है? मतलब सिंपल बात की, क्या C3H6 CS2 गैप में डिवाइडेड हो सकता है? मतलब बार बार इसको तोड़ूं तो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CS2 या सिंपल CS2 का मल्टीपल बन सकता है कि नहीं? तो CS2 का मल्टीपल बन सकता है, बिल्कुल। अगर मैं सर CS2 को 3 बार डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा मेरा। और अगर ये CS2 के मल्टीपल के बराबर गैप दिखा पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, होमोलोगस सीरीज है। सपोज कर लो कि मैं यहीं पे ऐसे कर लेता, C8 लिखता और C8 के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया होता C8H16। इनके बीच में गैप देखा जाए तो कितने का आ रहा है? तो सर इसमें गैप जो आ रहा है वो आ रहा है C3 और H4 का। क्या इसको मैं अगर तोड़ूँ तो CS2 के गैप में डिवाइड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, नहीं है, बना पा रहा है? बिल्कुल नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होमोलोगस मेंबर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी सिंपल अर्थ यही है कि आपको अगर हाइड्रोकार्बन देगा तब तो कुछ दिक्कत यहाँ पे यही करनी है। मतलब क्या दिक्कत होगी कि भैया ये देखना है कि जो गैप है उस गैप के अंदर अगर जो हमारा गैप आ रहा है वो CS2 के मल्टीपल में डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर CS2 का मल्टीपल है तब तो क्या होगा, वो होमोलोगस मेंबर होगा, अदरवाइज होमोलोगस मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि C3H6 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, C2H4, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × CH2 लिख सकता हूँ ना। तो सिंपल, अगर मैं CS2 के मल्टीपल में लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये होमोलोगस मेंबर है। इसका मतलब ये जो बात, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों आपस में होमोलोगस है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब और थोड़ी सी बात यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे देखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिख रहा है हमको एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये है। इस वाले में देखो एमीन आया हुआ है, कुल मिला के यहाँ पे NH का मतलब क्या है, एमीन है। और ये एमीन क्या है सर, 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 2nd डिग्री एमीन है। जबकि नीचे वाले को देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों ओर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 3 डिग्री एमीन है ना। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा है कि अगर सेम डिग्री वाला एमीन होगा तभी वो हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, अदरवाइज अलग अलग डिग्री वाले एमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंटेंट होते हैं। और अगर अलग फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब ये होमोलोगस मेंबर कहाँ से हो सकते हैं, यानी इनकी सीरीज भी अलग होगी, यानी मेंबर भी अलग अलग होंगे। तो यानी ये होमोलोगस मेंबर नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर में आओ, क्या ये होमोलोगस मेंबर है? बिना सोचे समझे मार दो, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी सेम कहानी बनेगी। जैसे यहाँ भी देखोगे तो कितना बनेगा सर, वो बनेगा C3H6 और यहाँ बनेगा C4H8। गैप देखोगे तो CS2 का ही आएगा, खत्म, ठीक है। तो इसलिए होमोलोगस मेंबर है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है बेंजीन के साथ OH लगा हुआ, तो सीधा अर्थ क्या है, ये तो फिनॉल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ OH लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये OH है वो क्या है सर, वो है, सॉरी यहाँ भी बेंजीन था, ये है आपका एल्कोहल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, एल्कोहल, जबकि यहाँ पे ये फिनॉल है। तो ये दोनों के दोनों क्या नहीं है, होमोलोगस सीरीज में नहीं आएंगे, यानी ये दोनों होमोलोगस मेंबर नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है सर CHO, यानी ये एल्डिहाइड है। यानी यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है सर, C डबल बॉन्ड O है, इधर कार्बन है इधर कार्बन, तो इसका मतलब बीच में वाला जो होता है वो क्या होता है, कीटोन, है ना। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो अलग अलग होमोलोगस मेंबर कहलाएंगे ये, ठीक है। इनको नहीं पता एल्डिहाइड और कीटोन तो पुनः आप जाके पहले देख के आइए, ठीक है। तो कीटोन और एल्डिहाइड अलग अलग होने के कारण, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने के कारण अलग अलग होमोलोगस मेंबर यहाँ पे कहलाएंगे, सेम होमोलोगस मेंबर नहीं है। जबकि यहाँ पे मैं अगर आऊँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सिंपल देखा जाए तो यहाँ पे देखिए फिर से ये कहानी बन रही है CHO वाली। यहाँ पे कार्बन है, फिर अगला इंड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, और एक इंड क्या है इसका, ऑक्सीजन के साथ। तो सीधा अर्थ क्या बन रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये CHO वाली कहानी है। जबकि यहाँ पे आओ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो C डबल बॉन्ड O फिर H, इसका मतलब यहाँ भी क्या बन रहा है, CHO, यानी ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। तो दोनों एल्डिहाइड ही हैं, भले ऑक्सीजन की पोजीशन क्या कर दी गई है, इधर से उधर, और कार्बन के नंबर इधर से उधर कर दिए जाए, लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप वाले हैं,
मैं आपको समझा चुका हूँ, अभी भी समझा देता हूँ। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बस ये ध्यान देना सेम है कि नहीं है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो स्ट्रक्चर आपका ऑलरेडी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब ये दोनों होमोलोगस मेंबर होंगे। ऐसे ही यहाँ पे आओ और देखो, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है? कार्बन कम होने से मतलब नहीं ना है ये। इसका अगर मान लीजिए एल्डिहाइड का अगर पूरा का पूरा सीरीज बन रहा है, मैं ये थोड़ी ना बोला हूँ कि सेम स्ट्रक्चर है, मैं बात कर रहा हूँ होमोलोगस मेंबर की। यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? होमोलोगस मेंबर। होमोलोगस मेंबर मतलब जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जिनका जनरल फार्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोल सकता ना मैं यहाँ पे, है समझ में, मॉलिक्यूलर फार्मूला DU और ये सब चीज़ें अगर सेम है तो इसका मतलब वो क्या है हमारा, तब होमोलोगस सीरीज बनाएगा। होमोलोगस सीरीज में वो मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो यानी ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस मेंबर हैं, क्योंकि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। बाकी चीजें भी तो सेम है, बस मैंने क्या बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ही तो कम या ज्यादा हैं। वो तो यहाँ भी थे, इसके बीच में भी गैप अलग था कि नहीं था? यहाँ पे बस गैप है, क्रिएट किया गया है, बाकी सब तो सेम है ना। तो यानी एल्डिहाइड सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए क्या होंगे ये होमोलोगस सीरीज या सॉरी होमोलोगस मेंबर होंगे। अब यहाँ पे आओ देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसा स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब दोनों में बताओ कि क्या ये दोनों के दोनों होमोलोगस मेंबर हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, बस एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया गया, ठीक है ना। इस C के साथ CH2 आ गया है, बस अगर ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं तो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख दिया। फिर बाकी देखा जाए तो 2 1 3 और 1 4 यानी C4H4 यही हुआ है। इस वाले में देखो तो 1 2 3 4 5 तो C5 हो गया है, और बाकी 2 1 3 2 5 और 1 6 कितना हो गया H6। गैप देखो C4 और H6 के बीच में कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा मतलब है अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं है तो हम इस तरीके से देखेंगे कि गैप कितने का आ रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो बस इस पे ध्यान दो कि फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं है, ठीक है। इस वाले में देख लो, इस वाले में भी देखो तो दोनों बेंजीन है, तो ये 100% क्या है आपका फिनॉल है, क्योंकि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट अल्कोहल जुड़ गया तो वो फिनॉल कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बेंजीन है और उसके साथ ईथर जुड़ा हुआ है भाई, ये क्या है, ईथर की कहानी है ना, हाँ या ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे O है, इसके बाद CH3 है, और ईथर की प्रॉपर्टी यही होती है कि एक साइड भी कार्बन एक साइड भी कार्बन, है ना। तो इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है, बस यही फर्क है कि इधर वाली क्या है, क्लोज है, और इधर वाली ओपन है, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ईथर है, तो यहाँ पे देखा जाए तो फिनॉल है, और ये क्या है, ईथर वाली कहानी है। तो यानी दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना, हाँ या ना, ये दोनों तो अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोलोगस मेंबर नहीं है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि होमोलोगस मेंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्लियर है? ओके तो अगर आपने होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस मेंबर देख लिया तो अब हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, आइसोमेरिज्म के ऊपर। यानी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं, और वहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग चैप्टर्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के अंदर तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर पाऊँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।